वेलकम टू द सेशन ऑफ अरहन पढ़ाकू। आई एम योर मैथ्स मेंटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 इन योर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, टर्म 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूले सीखे थे और ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स के बारे में पता किया था कि कौन सी डिग्री पे साइन कॉस टैन कितने एंगल देते हैं। ठीक है, और वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कोसेक और कॉट और सेक के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि साइन कॉस और टैन का उल्टा क्या होता है। राइट, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको वो एंगल वाली टेबल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो अगर आपको याद है देन इट्स ओके, बट अगर नहीं याद है तो आप टर्म 1 की बुक को चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को खोल के अपने सामने रखें ताकि जब भी आपको एंगल देखना पड़े तो आप बुक में देख सकें। राइट, सो आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे एंड सेकंड हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। Determine the height of a mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree and at a distance 10 kilometer farther off from the mountain. Along the same line, the angle of elevation is 15 degree. Okay. So first of all, let me explain कि angle of elevation क्या होता है। तो जब भी हम कभी यहाँ like if I am sitting here and if I am looking upwards, तो ये जो angle बन रहा है ये क्या है, angle of elevation होता है। ठीक है, एंड इसी का अपोजिट लाइक इफ आई एम ऑन द टॉप ऑफ एनीथिंग एंड आई एम लुकिंग डाउनवर्ड्स, तो वहां पे जो एंगल बनता है मेरे आई से उस ऑब्जेक्ट तक वो आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको इतना याद रखना है कि जब आप ऊपर देख रहे हो तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जब आप नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Determine the height of a mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree and at a distance 10 kilometer farther off from the mountain along the same line the angle of elevation is 15 degree. Okay, so स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के इसका एक फिगर ड्रॉ करना है। ओके, विदाउट फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन ने बोला हम वैसा एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला हाइट ऑफ अ माउंटेन, तो हाइट ऑफ अ माउंटेन क्या हो जाएगी, चलिए हमने मान लिया ये आपका माउंटेन है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी आपका एक माउंटेन है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अननोन डिस्टेंस पे, ठीक है, बेस पे आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, सो ये मान लिया हमने एक अननोन डिस्टेंस है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आपका बेस हो गया कितना, x। उसके बाद इसी डिस्टेंस से सेम लाइन में क्वेश्चन में देखिए सामने लिखा हुआ है सेम लाइन, तो यानी कि आपको इसी रास्ते पे आगे चलना है। कितना आगे चलना है, 10 किलोमीटर फार्दर ऑफ, मीन्स आपको 10 किलोमीटर और आगे चलना है और वहां से जब आप माउंटेन को देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है बेस एंगल वो कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि आप माउंटेन को ऊपर की तरफ देख रहे हो और अभी मैंने समझाया कि जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री। अच्छा, कभी आपको अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि 15 डिग्री पहले होगा या 30 डिग्री पहले होगा, तो हमेशा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिएगा कि आप जितना दूर जाते जाएंगे एंगल उतना छोटा होता जाएगा। तो छोटा एंगल हमेशा बाद में आएगा और बड़ा एंगल हमेशा पहले आएगा। अगर ये चीज आपको याद रही तो आई डोंट थिंक कि अब कोई कंफ्यूजन, कभी भी डायग्राम में आपको एंगल को लेकर गलती होगी। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर एंगल 30 डिग्री है या 45 डिग्री है तो वो पहले बनेगा और उससे छोटा एंगल बाद में बनेगा। अब अगर आपने इस क्वेश्चन के फिगर को सही बना लिया, लाइक आपने ये क्वेश्चन का फिगर बना लिया, ये आपका अब पूरा जो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वो इस फिगर में आ गया। अब बस आपको इस फिगर को देखना है और सॉल्व करना है। नाउ अब ये कोई भी चीज जो खड़ी होती है जमीन पे वो कैसा एंगल बनाती है, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट मीन्स कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे हैं हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स पढ़ रखे हैं, किस डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप टर्म 1 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खोल के बैठे ताकि जिन्हें एंगल नहीं याद है वो एंगल देख सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे कैसे, एक सेट पैटर्न है, जैसा इस क्वेश्चन में करेंगे वैसा ही आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बस
कंडीशन क्या है कि आप अपने स्टेटमेंट को समझ के फिगर सही बना लें। ओके, फिगर सही होगा आंसर जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं ट्रायंगल ए बी। ओके, ए बी, और इसकी नेमिंग कर लीजिए, ये मान लेते हैं पी है, ये है क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं ए बी पी। ओके, अब यहाँ पे आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लें जिसमें आपका हाइट और बेस आ जाए, बिकॉज एंगल ये है तो बेस ऑब्वियसली ये होगा, हाइट ये होगी। सो हम टैन को लेके चलते हैं, बिकॉज टैन के रेशियो का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब टैन थीटा होता है, सो एंगल यहाँ आपका पहले से गिवन है 30 डिग्री, तो आप थीटा की जगह क्या लेंगे, 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मींस ए बी बाई टी बी। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देखिए 1/√3। ए बी की वैल्यू आपने h रखी है, पी बी आपने x मान रखा है। सो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई व्हाट, √3x। इसे कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम चलेंगे अपने दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल पे। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ए क्यू बी, या आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी क्यू। ओके, सेम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाली। टैन लेंगे, टैन कितना डिग्री, अब 15 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे बेस एंगल 15 हो गया है। उसके बाद आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज ए बी और बेस विच इज बी क्यू। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज रखेंगे तो tan 15 की वैल्यू आपको पता नहीं है क्योंकि आपने टेबल में नहीं याद करी थी, बट यहाँ आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 0.27। सो पुट दिस वैल्यू 0.27 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी h, एंड बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू क्यू आपका ये पूरा है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस एक्स। राइट, चलिए रखिए इसको यहाँ पे 10 प्लस एक्स। अब यहाँ से आपको क्या मिला, h की वैल्यू आपको मिल गई 0.27 मल्टीप्लाई में 10 प्लस एक्स, ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, चाहे आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लो, चाहे आप सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और h की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन ने हमें अननोन डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन बिना x निकाले आपका h नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो जितना हमसे क्वेश्चन ने पूछा हम उतना ही लिखेंगे। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, कितनी हाइट की, माउंटेन की हाइट है। ओके, ना अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, सो फॉर द स्पेस आई एम इरेजिंग इट, ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में। सो हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल्स टू 0.27, अब मल्टीप्लाई में 10 प्लस एक्स की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए √3h। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। सो ये आपको मिला h 0.27 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0.27 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू आप लिख लीजिए क्या, 1.73। ठीक है, बिकॉज पॉइंट में दिया है तो हम इसे पॉइंट में ही लेंगे, और ये हो जाएगा आपका h। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना, तो h की वैल्यू जो आने वाली है वो आपकी h की वैल्यू आएगी 5.09, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 5.09, और इसे हम और अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं, 5 किलोमीटर। ठीक है, सो h सॉल्व कर लीजिएगा आप, डेसिमल में है, कैलकुलेशन में टाइम लेगा, बट ये आपको करना पड़ेगा। सो फाइनली यू विल हैव द वैल्यू ऑफ h 5 किलोमीटर, और हमने h क्या माना था, h वाज द हाइट ऑफ माउंटेन। सो द आंसर, फाइनल आंसर इज height of mountain is 5 kilometer. Okay, so you can write down height of mountain is 5 kilometer. Okay, so इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 डिग्री। ठीक है, अब दो चीजों की बात हो रही है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है, एक टावर की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक टावर बनाइए और एक बिल्डिंग बनाइए। ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अगर ये आपका टावर है, लाइक ये आपका टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। सो दिस इज 30 degree, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building, so building के फुट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ओके, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगर टावर की हाइट 60 मीटर है, यानी कि इस हाइट को आपको गिवन है कि ये 60 मीटर है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले नेमिंग कर लीजिए ट्राइंगल्स की। सो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं एस, राइट। और ये दोनों ही कैसे होंगे, ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि टावर हो या बिल्डिंग वो जमीन से परपेंडिकुलरली ही एंगल बनाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही सेम मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम ले लेंगे कौन सा ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, लाइक टावर वाला ले लेते हैं, इन ट्रायंगल TAS। अब आपको एंगल गिवन है कौन सा, tan 60 डिग्री। टावर का एंगल ये है, ओके 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है 60 और बेस आपका क्या है AS, ठीक है। tan 60 की वैल्यू पता है क्या होती है, √3। तो ये हो जाएगा 60 बाय AS। फाइनली आपको क्या मिलेगा, दैट AS इज इक्वल्स टू √3 बाई 60, ओके। सो AS यहाँ से आपको मिल गया 60 बाय √3। जब तक जरूरत ना लगे √3 को पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आपको लगे कि हाँ हमें इसे चेंज करना पड़ेगा तभी करिए, तब तक आप इसे √3 ही रहने देंगे, बिकॉज ये हर क्वेश्चन में आने वाला है, ओके। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, ट्रायंगल BSA, दैट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, बट वहां पे आपका एंगल थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये आपका है। सो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, दिस एंगल, ओके। सो tan 30 डिग्री, वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका h, बेस क्या है आपका AS, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 h, AS आपने यहाँ से निकाल लिया है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से h आपको क्या मिल गया 60/√3 मल्टीप्लाई √3। अब दोनों √3 मल्टीप्लाई होके आपको क्या देंगे 3 देंगे, ये डिवाइड कर देगा 60 को। यू विल हैव द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ही पूछी गई थी, सो यू हैव द हाइट ऑफ बिल्डिंग एज 20 मीटर, ओके। Let's see the third question. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 90 meter wide. Okay. So question ने बोला कि 90 meter wide road है. So this is a road which is 90 meter wide और दो poles equal height के roads के opposite side पे क्या हैं, खड़े हैं, ठीक है। कैसा एंगल बनाएंगे, ऑब्वियसली 90 डिग्री बनाएंगे। आगे क्वेश्चन ने क्या लिखा, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. क्वेश्चन ने बोला रोड पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों पोल के जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है, राइट। आप दोनों पोल्स की हाइट निकालिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने साफ बोला है कि दोनों पोल्स की हाइट h है। सो अगर आपने मतलब इक्वल है, सो अगर आपने h माना तो इसे भी आपको क्या मानना है, h मानना है, और आपको h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नेमिंग कर लीजिए, लेट दिस ABCD एंड ये जो पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं E, ओके। नाउ सी वन थिंग कि अगर ये पूरा 90 है, सो हम किसी एक टावर से जो पॉइंट दिया है उसकी डिस्टेंस को लेट कर लें कि लेट दिस डिस्टेंस बी x। सो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ओके। ये आपकी पूरी 90 थी तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी 90 माइनस x, ठीक है। अब आपको बेस भी पता है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में और हाई परपेंडिकुलर भी पता है। सो अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो फर्स्ट हम यूज करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ADE, ओके, इन ट्रायंगल ADE। अब यहाँ पे आपका tan कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है h है, बेस कितना है x है। tan 30 की वैल्यू पता है क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई x। तो यहाँ से आपको जो h मिला वो कितना, सॉरी x मिला वो कितना मिला √3h, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे विच इज ट्राइंगल BCE, ओके। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCE, यहाँ पे आपका tan क्या है, यहाँ पे tan है आपका 60 डिग्री, बेस क्या है आपका 90 माइनस x, हाइट क्या है आपकी h, ओके। tan 60 की वैल्यू लिख लीजिए क्या होती है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू h/90 माइनस x। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्या मिलेगा 90 √3 माइनस √3x और ये बराबर होगा h के। नाउ यू नो कि x की वैल्यू क्या है, तो उस x की वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे
पुट कर दे, क्योंकि आपको h की वैल्यू निकालनी है, x की नहीं निकालनी है। सो इफ इट इज नॉट नीडेड, हम लोग वो उससे फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर देते हो, यानी कि सब्सटीट्यूट कर देते हो, सो यू विल हैव √3 मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल्स टू h। ओके, इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 90 √3 माइनस 3h इज इक्वल्स टू h। फर्दर सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, 90 √3 इज इक्वल्स टू 4h, and you will have the value of h is equals to 90 √3 upon 4। ओके, अब अगर क्या ये 4 से डिविजिबल है, सो 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन आपका यहाँ पे √3 लगा हुआ है, सो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम इसे जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करके अंडर रूट के साथ ही छोड़ देंगे। तो 2 से डिविजिबल है, सो 45 √3/2 मीटर इज द हाइट। हो सकता है आपकी बुक में पॉइंट में आंसर आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आप इसे ऐसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं कि पॉइंट में निकालेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें वैसे पॉइंट में ही आंसर देंगे तो आप √3 की वैल्यू निकाल के एक पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। बट वी हैव द हाइट 45 √3/2 मीटर। ओके, लेट्स चेक इन द बुक कि आपके इस बुक में क्या सोल्यूशन दिया है, पॉइंट में दिया गया है या यही आपका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में। सो फर्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, so this has come in your 2020 basic mathematics. This is question number 8 in your book and the answer is in this format only, like 45 √3/2। ठीक है, पॉइंट में नहीं निकाला गया है। तो जहां पर पॉइंट में वैल्यू ना दी जाए वहां पे आप इसे फ्रैक्शन में यानी कि रेशनल उसमें ही रखना, अंडर रूट में ही रखना। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वहां पे आपके पॉइंट में वैल्यू दी गई थी तो इसे हमें पॉइंट में निकालना पड़ा, राइट। बट ना ही सेकेंड में ऐसी जरूरत पड़ी, ना ही हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। So you have the height of pole. Okay, let's move to next question. Question number 4. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are theta and 90 degree minus theta respectively. Now what you need to do, you have to prove that the height of the tower is 6 meter. Okay, अब आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, सेम ही तरीका रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आंसर निकालेंगे और आंसर में ये लिख देंगे कि yes it is 6 meter। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ अ फिगर। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ये टावर है, ठीक है, TW। ओके, सो ये एक टावर है। क्वेश्चन ने बोला कि 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पे, 9 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू रियलाइज कि अगर टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट से कितने मीटर के डिस्टेंस पे होगा, ऑब्वियसली 5 मीटर, तभी तो टोटल बेस से ये 9 मीटर की दूरी पे होगा। तो नेम दीज पॉइंट्स एज P एंड Q। सो ऑल टोटल ये 9 मीटर है, बट अगर PQ की बात करें तो दैट इज 5 मीटर। ओके, अब इनका जो टॉप ऑफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसको लिख लेते हैं। सो पहले 4 मीटर के लिए आपको क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, सो दिस इज थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा आपके किसके लिए बन रहा है, थीटा। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना है बिकॉज आपका ये वर्ड आ गया है रिस्पेक्टिवली, तो पहले वाले के साथ पहला वाला एंगल, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला एंगल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ध्यान देना पड़ता कि किस एंगल को हमें पहले लेना है, बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी देन कि थीटा आपका पहले होता, हो सकता है थीटा आपका बाद में होता। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे, अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो वो चीज आपको चेक करना बहुत जरूरी था। वो ऐसे देखेंगे कि लेट कर लीजिए कि मान लीजिए आपका एंगल 30 डिग्री है, ठीक, थीटा 30 डिग्री है, ठीक। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब आप खुद ही बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया है कि जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना एंगल क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो गलत हो गया ना फिर उस हिसाब से। लेकिन अगर रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है तो फिर हमें इस चीज को चेक करना पड़ेगा, और तब आपका 90 माइनस थीटा आगे होता और थीटा पीछे होता। बट सिंस इन दिस क्वेश्चन इसने आपका रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख दिया है तो उस हिसाब से 4 मीटर के साथ आपको थीटा ही लेना है और 90 माइनस थीटा आपको 9 मीटर के साथ लेना है। तो अभी हमारा यही एक प्रॉपर फिगर बनेगा। अब फिगर बना लिया है तो आ जाते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, TWQ, और ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। वही टैन की कॉन्सेप्ट लगाइए, टैन थीटा इज इक्वल्स टू TW अपॉन 4, राइट। उसके बाद आप आ जाइए टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू तो हम कोई निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल TWP। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा, जो क्वेश्चन ने दिया है वही लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका TW अपॉन 9 मीटर, राइट।
नाउ tan 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका cot थीटा। ओके, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। ये आपको पता होगा कि 90 से अगर थीटा को माइनस कर दे तो हमें कौन मिलता है, cot थीटा मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको क्या मिला, cot थीटा इज इक्वल टू TW माइनस 9। अब cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं दैट 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू TW अपॉन 9। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे tan थीटा तो आपको वैल्यू पहले ही पता है फर्स्ट इक्वेशन से, इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी। सो tan की जगह आपने पुट किया तो आपको TW डिवाइडेड बाय 4, वो 4 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, इज इक्वल्स टू TW डिवाइडेड बाय 9। नाउ सॉल्व दिस फर्दर, ये आपको क्या देगा, TW स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से आपकी TW की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 36 विच इज 6 मीटर। ओके, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपको यही प्रूव करने को कह रहा था कि बताइए ये जो TW है ये 6 मीटर है। So yes, we have proven that the height of the tower is 6 meters. Okay, let's see this next question. Question number 5. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, और इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, और बिल्डिंग की जो हाइट आपको दी गई है दिस इज 20 मीटर। ठीक है, अब पॉइंट है एक ग्राउंड पे, सपोज दिस पॉइंट विच इज P, और ये हम मान लेते हैं कि टावर है AB और BC आपकी बिल्डिंग है। तो इस P पॉइंट से दो एंगल्स बन रहे हैं, एक आपके टावर के टॉप पे एलिवेशन एंगल बन रहा है और दूसरा टावर के बॉटम पे। ठीक, तो टावर के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है दिस इज 45 डिग्री। ओके, एंड टावर के टॉप पे जो बन रहा है दिस इज 60 डिग्री। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आपने इस फिगर को बना लिया है, अब बस हम सॉल्व करेंगे। आपको ये पता ही होगा कि ये दोनों ही ट्रायंगल जो बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और एक चीज की क्वेश्चन ने बोला अंडर रूट 3 को आपको 1.73 रखना है। ठीक है, सो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है तो हमें रखना ही पड़ेगा। चलिए, सपोज सबसे पहला ट्रायंगल जो ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं BCP। अब यहाँ पे आपका tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर 20 दिया है और बेस आपका है PC। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, सो 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन PC। ठीक है, तो यहाँ से PC कितना आ गया आपका, यानी कि बेस आ गया आपका 20 मीटर, ये आपको मिल गया 20 मीटर। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, ACP। अब यहाँ पे आपको tan कितना है, 60 डिग्री दिया गया है। परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, देखिए AB भाई पूरा जमीन तक होगा यहाँ से यहाँ तक, तो AB प्लस 20 आपका हो गया परपेंडिकुलर। ओके, और नीचे आपका हो जाएगा बेस, बेस इज 20 मीटर, पहले से पता है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। सो √3 इज इक्वल्स टू AB प्लस 20 अपॉन 20। राइट, अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। सो 20 अंडर √3, अब अंडर √3 की जगह आप रख दो क्या, उसकी 1.73 वैल्यू। सो AB प्लस 20। ठीक है, 20, इस 20 को इधर लेके चले आते हैं, तो जब आप इधर लेके आओगे तो 20 कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 0.73। 0.73 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में कर लेते हैं, तो 0, 6 और 14, दो डिजिट्स बाद डेसिमल लगा दें, आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया दैट AB इज इक्वल्स टू 14.6 मीटर, यानी कि जो टावर की हाइट है ये कितनी है, 14.6 मीटर। और यही क्वेश्चन ने आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था, राइट। So let's see the next question, question number 6. An aeroplane when flying at a height of 4,000 meters from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 4000 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है। ठीक है, सो ये आपका हो गया 4000 मीटर, यहाँ पे है आपका एरोप्लेन एंड दिस इज द ग्राउंड, राइट। अब उड़ते उड़ते ये जो प्लेन है ये किसी और प्लेन के वर्टिकली अबव आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाला प्लेन ऊपर है, मान लीजिए ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, जो कि जिसके ऊपर आपका ए वाला एरोप्लेन है। अब जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है इन दोनों प्लेन के ग्राउंड से, यानी कि ये कोई पॉइंट है, सो इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये और इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये।
ठीक है। अब आपको दिया गया है कि दोनों ही प्लेन के एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 45 है रेस्पेक्टिवली। ठीक। सो सबसे पहला आपको कौन सा प्लेन दिया गया था? सबसे पहला आपको ए एरोप्लेन दिया गया था, तो उसका आप 60 लिखेंगे, तो दिस इज 60। और उसके बाद आपका दूसरा वाला एरोप्लेन दिया गया था, उसको आप क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। सो ये हो गया आपका फिगर। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स एट द इंस्टेंट। उस मौके पे जब ऐसा हुआ कि जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर आ गए, वर्टिकली ऊपर हो गया ये वाला प्लेन, तो उस टाइम पे इन दोनों प्लेन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, ये आपको निकालना है। तो आप इसको मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? ये एपी की डिस्टेंस निकालनी है। स्ट्रेट लाइंस को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, इट्स नॉट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन बनाना हैंड से। चलिए अब हम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हम अभी सारे क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी जी एंड क्यू। यहाँ पे आपका टैन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका टैन है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज पी जी एंड बेस इज व्हाट? बेस इज आपका क्यू और जी ले लेते हैं। ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो पी जी अपॉन क्यू जी। ठीक है। ये आपको क्या देगा? दैट पी जी इज इक्वल्स टू क्यू जी। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक बात का ध्यान ये रखिए कि आपकी पूरी हाइट 4000 मीटर थी, तो नेक्स्ट ट्रायंगल में हमें इसे लेना पड़ेगा। ठीक है। सो इन ट्रायंगल, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर ट्रायंगल। सो इन triangle what? AGQ. Okay, AGQ. So tan is what? Tan is 60 degree. Okay, and perpendicular is AG, so 4000 meter, 4000 upon आपका जो base है that is QG. Okay, अब आप QG की जगह पे PG भी ले सकते हो, right? चलिए अभी हम QG ही ले लेते हैं। So this is QG. tan 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? It's √3, not 1/√3. सो tan 60 की वैल्यू आपकी हो गई √3 इज इक्वल्स टू 4000 अपॉन क्यू जी। ठीक है। अब यहाँ से आपकी क्यू जी की वैल्यू क्या आ गई? 4000 अपॉन √3। नाउ क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू दैट आपने ये जो एज एपी निकाला, ये एपी निकालना है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा। अब आपको पीजी और क्यूजी पता है भाई, देखो क्यूजी आ गया तो इसका मतलब पीजी भी पता ही है ना। सो पीजी आपको पता है, क्यूजी आपको पता है। ठीक है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्यूजी से हमें निकालना एपी है। सो एपी कैसे आ सकता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप फिगर देखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिख के हम क्या लिखते हैं? एटीएफ अकॉर्डिंग टू फिगर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फिगर आपका जो एपी है वो आपको कैसे मिल सकता है? जब आप एजी से पीजी को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। फिगर के हिसाब से ऐसे मिल सकता है। सो एपी इज इक्वल्स टू एजी आपका क्या है? 4000। पीजी आपका क्या मिल गया आपको? अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें, सो दिस इज ऑल्सो 4000 अपॉन √3। सो 4000 अपॉन, सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4000 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 4000 को √3 से, तो आपको आंसर मिलेगा 2312.13। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। अब आप इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लीजिए, लाइक होल नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका 2312। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू विल हैव 8, 9 minus 1 8 and 9 minus 3 6 and 3 minus 1 2. So this will be the अप्रोक्सीमेट आंसर। अब पॉइंट की वजह से आंसर में लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये वो डिस्टेंस है जब आपके दोनों प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर आ गए थे और उनके बीच में इतनी डिस्टेंस तब भी थी। So next question, students. A balloon is connected to an electric pole. It is inclined at an angle 60 degree to the horizontal by a cable of length 215 meter. ठीक है, सो बलून है जो कि पोल से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ पोल। समझ लीजिए ये आपका पोल है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं पी और जी, यानी कि पोल है और ग्राउंड है ये आपका। उसके बाद इस पे एक बैलून कनेक्टेड है। ठीक, और ये बैलून जिस केबल से बंधा हुआ है वो केबल हॉरिजॉन्टली यानी कि नीचे है। ठीक है, और वो केबल है कितनी लंबी? दिस इज 215 मीटर। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून। अब आप इसको ग्राउंड से अटैच कर दीजिए, तो आपको ग्राउंड से बैलून की हाइट निकालनी है। और आपको ये भी बोला गया है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इस केबल के थ्रू, दिस इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हाइट तब भी निकालिएगा दोबारा जब आपका इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग चेंज कर दें, किससे? 30 डिग्री से। ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। 60 डिग्री से 30 डिग्री कर देते हैं, तब इसकी हाइट क्या होगी?
तो समझ लीजिए, मान लीजिए जब हमने इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को 30 डिग्री किया तब बैलून आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये आपको दिया है 30 डिग्री। आपको उस केस में भी हाइट निकालनी है, आपको इस 215 मीटर के केस में भी हाइट को फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको दो हाइट्स फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल बी और इसको मान लेते हैं ओ। सो ट्रायंगल बी जी ओ, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अब आपको यहाँ पे ये दिया गया है दैट हाइपोटेन्यूज, भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। और आपको ये एंगल दिया गया है। दूसरा आपको हाइट से लेना देना है, तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बीजी हो जाएगी। तो आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा रेशियो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइट भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो। तो वो आपका हो जाता है किसमें, साइन में। So sin 60 degree is equals to perpendicular upon hypotenuse. In other words, perpendicular यहाँ पे है BG और hypotenuse है आपका 250. Sin 60 की बात करें, so the value of sin 60 is what, under root 3 by 2. So under root 3 by 2 is equals to BG upon 215. So from here you will have the value of BG 215 under root 3 by 2 meter. ओके चलिए, यानी कि ये होल ग्राउंड से लेकर बैलून तक की लेंथ है आपकी 215 अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है, इतनी। अब आपको निकालनी है इस बी डैश जी की हाइट को। बट आप ये बताइए, अगर इस बी डैश डी की हाइट को निकालना है तो ना ही हमें हाइपोटेन्यूज पता है, ना ही हमें इसका बेस पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले कोई एक चीज तो पता होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो फाइंड आउट नहीं की जा सकती, लेकिन बेस फाइंड आउट किया जा सकता है, बिकॉज आपको इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज पता है। इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में आपको ये पता है कि ये परपेंडिकुलर कितना है, सो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओजी, ठीक है। तो अभी इसी ट्रायंगल में बाय पीजीटी हम लोग ये निकालेंगे दैट बीजी स्क्वायर प्लस ओजी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर, ओके। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। बीजी आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 215 अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो होना ही होना है, ठीक है। साथ ही में अंडर रूट 3 का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 3 प्लस ओ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर मीन्स 215 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपकी बुक से देख के बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा में बड़ा हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, वो आप कर लीजिएगा। सो ओजी आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा, ओके। सो इन द बुक द वैल्यू ऑफ इट इज गिवन एई, बिकॉज उन्होंने एई लिया हुआ है, हमने ओजी लिया हुआ है। सो द वैल्यू इज 215 बाई 2 मीटर, ओके। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओजी आपको मिल गया, मीन्स आपको क्या मिल गया, 215 बाई 2, ये आपको बेस मिल गया। नाउ अभी बेस मिल गया आपको और आपको एंगल पता है 30 डिग्री। सो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको हाइट निकालनी है, बेस पता है और एंगल पता है। सो हाइट और बेस से रिलेटेड आपका दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, cos 60। तो नाउ इन ट्रायंगल, अब हम लगाने जा रहे हैं कौन से ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल बी डैश जी ओ, ओके। सो क्या लगाना है, कॉस, बिकॉज कॉस के फॉर्मूले में बेस और वो आता है, हाइट आती है। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स बी डैश जी बाय बेस विच इज 215 और 2 आपका डिवाइड में है। तो cos 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। सो हियर यू हैव b डैश g 215 अपॉन 2, तो b डैश g की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 215 अपॉन 2 अंडर रूट 3 मीटर, ओके। सो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पॉइंट में भी वैल्यू निकाल कर आंसर दे सकते हैं, बट इतना भी अगर आप कर देंगे इससे तो इस पर कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले, okay। So this is the required solution for this question. Let's see the next question. The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree. So from a certain point top of the tower का angle of elevation है 30 degree. So this is tower. Okay. If the observer moves 20 meter towards the tower, अगर कोई observer 20 meters tower की तरफ आ जाता है, so this is 20 from here to here, okay, to this point. इसको मान लेते हैं P, सॉरी B, इसको मान लेते हैं P।
ओके। सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो इंक्रीज हो जाता है कितना, 15 डिग्री। सो पहले 30 डिग्री था, इंक्रीज हो गया 15 डिग्री, तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि टी जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई थिंक 7 क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब मैं सारे क्वेश्चंस में ये करने वाली हूँ कि मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस लिख के दे दूंगी, जिन्हें सॉल्व करके आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन का काम आपका हो जाएगा और मैं आपको समझा दूंगी कि हाँ इन दोनों इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए, जैसे कि अब हम लेने वाले हैं सबसे पहले ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल टी जी बी, बिकॉज दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। tan लगा देते हैं, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू टी जी अपॉन बी जी, ओके। अब 45 आपका क्या होता है, 1, सो यहाँ से आपका क्या आ गया, दैट टी जी इज इक्वल्स टू बी जी, ओके। जस्ट अ सेकेंड, सो टी जी इज इक्वल्स टू बी जी, ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट, राइट। अब आप आ जाइए दूसरे ट्राइंगल पे। सो दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है, ट्राइंगल टी जी पी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू टी जी अपॉन बी जी में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा 20, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंगे। tan 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√3, ओके। बीजी आपने यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन में आप रख दोगे, उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो ये हो जाएगा टी जी प्लस 20। अब आप इसको सॉल्व करके क्या करिए, टी जी की वैल्यू निकाल लीजिए और वही टी जी आपसे पूछा गया, ठीक है। सो अब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अब ये आपके लिए है कि आप सॉल्व करिए, और बुक होगी ही सबके पास, तो बुक से चेक कर लीजिए कि आपकी टी जी की वैल्यू सही आ रही है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A vertical tower stands on a horizontal plane, okay, and is surmounted by a vertical flagstaff of a height h meter. So आपको क्या बोला गया है कि एक टावर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, तो फ्लैग स्टाफ की हाइट है h मीटर। टावर की हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, सो दिस इज फ्लैग, सो f, and this is tower, and this is ground, right? At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. तो प्लेन यानी कि ग्राउंड से टॉप के और बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। तो पहले आपका आया बॉटम, तो बॉटम के लिए हो जाएगा अल्फा, सो बॉटम इज अल्फा एंड दिस इज टॉप, so this is beta. Now you need to prove that the height of the tower is h tan alpha tan beta minus alpha. आपको ये प्रूव करना है, ओके। इसमें कुछ डरना नहीं है, ये देख के कि ये कितना खतरनाक सा लिखा हुआ है, करना वही है आपको जो आप करते आ रहे हो, ओके। So let's move to the solution. First we will do what? We will take a triangle. So let's take the triangle. Here, make this as point O. So in triangle TGO, right? So the angle is tan alpha, okay? And in TG you have perpendicular, which is TG, and you have base, which is OG, okay? Now you don't know the value of tan alpha, you don't know the value of TG and OG, so let's keep it like this only. And next we will take another triangle. This is triangle what? This is triangle FGO, okay? So here you have the angle tan beta, and FG will be equals to what? TG plus H, because you know the value of FT. It is given that the height of the flag staff is H meter, right? And in the base you will have that same OG, okay. So this is equation second. Now what you will do, you will solve these two equations to prove that the height of the tower, you need to prove the height of the tower. So in this figure the tower is what, flagstaff is h and tower is tg, so obviously you will need to find out the value of tg, okay. So I'm erasing this part because proof करना है, so space ज़्यादा लग सकती है, फिगर की कोई नीड नहीं है, फिगर से जो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो लेट्स मूव टू सोल्यूशन पार्ट। अब आप दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि किसी एक में कर, यानी कि टीजी में कर लीजिए या आप उसे ओजी में कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाइक हमें टीजी की वैल्यू निकालनी है तो हम सब कुछ टीजी में लेकर चलेंगे, तो आप ओजी को रिप्लेस कर दीजिए टीजी से, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट आपकी ओजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टीजी अपॉन tan अल्फा, ओके।
नाउ ये आपकी थर्ड हो गई। अब आप क्या करिए, कीपिंग थर्ड इन सेकेंड, सेकेंड में आप रख देंगे तो tan बीटा ओके इज इक्वल्स टू टी जी प्लस एच अपॉन ओजी, ओजी की जगह आप रख दीजिए टी जी और ये हो जाएगा आपका क्या, tan अल्फा, राइट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो टी जी tan बीटा इज इक्वल्स टू टी जी tan अल्फा प्लस एच tan अल्फा, राइट। अब टीजी है, दोनों को एक साइड ले आएंगे तो टीजी कॉमन हो गया, आपको क्या मिला विद इन ब्रैकेट tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू h tan alpha, right? From here you will have the value of Tg which was required, say h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. Okay? So हमने प्रूव कर लिया और यही हमसे कहा गया था, ठीक है। हमसे यही बोला गया था ना कि प्रूव करिए कि आपकी जो टीजी है यानी कि आपकी जो हाइट ऑफ द टावर है वो इतनी है, सो हमने उसे प्रूव कर लिया। ओके, सो वही मेथड था, बहुत सिंपल था, बस उसी तरीके से सॉल्व करना था और कैलकुलेशन पे ध्यान। Let's move to next question, question number 10. The angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers and also the height. एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का कर चुके हैं एनीवेज। सो आपके दो टावर्स हैं, ठीक है, एक है आपका ये टावर, ठीक है, और एक है आपका ये टावर, ठीक है। यहाँ कहीं नहीं दिया गया है कि, अगर कहीं दिया गया है तो लेट मी फाइंड आउट कि नहीं, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया गया है कि दोनों टावर की हाइट आपकी सेम है, तो आप इसको मान लेते हैं टावर 1 और इसको मान लेते हैं टावर 2। ये आपका है ग्राउंड 1, नहीं ग्राउंड तो सेम ही रहेगा ना, उसी ग्राउंड पे होंगे, तो चलिए ये हो गया जी, ठीक है। ये इन दोनों टावर एक ही ग्राउंड पे बेस पे लगे हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। तो अगर ये 30 मीटर वाला टावर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे वाले टावर के फुट से 60 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, दिस इज द सेकेंड टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री, right? And you need to find the height of this tower, so let it be h, and you need to find out the distance between the two towers also. Okay, so you need to find this distance which is x and you need to find the height which is h. Okay, so वही फॉर्मूला लगेगा जैसा आपका बेसिक है, बस मैं आपको इक्वेशन बताऊंगी, सॉल्व नहीं करूंगी। वैल्यू आपके लिए होमवर्क है, वैल्यू आप खुद निकाल के खुद चेक करिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं किसी एक ट्रायंगल से, लाइक ट्रेकिंग द ट्रायंगल T2G, एंड इसको सेम नहीं रख सकते, सो यू नीड टू कीप इट एज O, सो T2GO, राइट। अब ये आपके दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज बेस से बन रहे हैं, परपेंडिकुलर होंगे, जाहिर है। सो ये आपका हो गया tan 30 डिग्री equals to perpendicular by base means h by x. Now the value of tan 30 is 1 upon root 3, so you have h by x, and here you have x is equals to under root 3h, so this is the first equation. Now coming on to the second triangle, you have second triangle in triangle T1GO, not OGO, it should be OG, okay. Now right angle को बीच में रखेंगे, so here you have tan 60 degree, okay. Tan 60 degree equals to perpendicular which is given to you 30 and which is the base which is x. You know the value of tan 60 is under root 3 is equals to 30 by x, okay. So from here you have the value of x is equals to 30 by under root 3. So this is second. Now using this first and second you can calculate the value of h. So I'm giving it to you in homework, this in homework, find out the value of h, okay. h भी पूछा है, x भी पूछा है, x तो आ ही गया, एक चीज तो मैंने निकाली दी है, दूसरी चीज आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। एंड सॉल्व जरूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे समझने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. A statue 3.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 meter and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब आपका ये क्वेश्चन CBSE 2020 बेसिक मैथमेटिक्स में आ चुका है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ने बोला कि पेडेस्टल है, ठीक है, सो दिस इज पेडेस्टल, दिस इज ग्राउंड। इस पेडेस्टल के ऊपर आपका एक स्टैचू है विच इज 3.6 मीटर टॉल, ओके, सो दिस इज द स्टैचू।
ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दिस इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि यहाँ पे ये आपका बन रहा है 45 डिग्री, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, आपको पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीजी, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। लेट्स टेक दिस पॉइंट ओ, ओके, अब हम वही सेम कॉन्सेप्ट इन ट्रायंगल पी जी एंड ओ, ठीक है, सबसे पहले आपका जो राइट एंगल लेने वाले हैं वो पी जी ओ लेने वाले हैं, तो फ्रॉम हियर यू हैव tan 45 degree is equals to pg upon og, okay, now you know the value of tan 45 is 1, so you got that pg is equals to og, keep it as first equation, okay, इसे first equation मान लीजिए। Coming on to the second triangle is what? In triangle SGO, right? अब आपका क्या हो जाएगा? tan 60 degree. Tan 60 degree is equals to SG. Now SG equals to what? 3.6 plus PG, right? प्लस कर देंगे दोनों को and you have OG. तो OG आपका क्या है? यहाँ पे आपका बेस आ जाएगा OG. Now you know the value of tan 60 is under root 3 and 3.6 प्लस पीजी इज इक्वल अपॉन ओजी, ठीक है, सो हम आपको दूसरी इक्वेशन दे देते हैं दैट ओजी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3.6 प्लस पीजी। नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीजी। हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपको पीजी निकालना है ना तो दोनों को इक्वेशन को मिला के एक इक्वेशन बनाइएगा जिसमें सिर्फ पीजी हो, और इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ओके। सो बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पीजीओजी के बराबर है, यहाँ पे पीजी लिख दीजिएगा, पूरी इक्वेशन पीजी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ पीजी, जिसे आपको खुद फाइंड आउट करना है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव टॉपिक in which we will solve questions based on angle of depression, ठीक है, अब हम एंगल्स ऑफ एलिवेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं ना, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखेंगे। चलिए इस पे बेस्ड आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है that angles of depression of two consecutive kilometer stones on the road on right and left of an aeroplane, okay, are 60 degree and 45 degree respectively as observed from the aeroplane, find the height of the aeroplane, okay। so question कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, so obviously एरोप्लेन ऊपर होगा और ये आपका हो जाएगा ग्राउंड। तो एरोप्लेन का अगर हम बेस ले लें तो आप ये क्या करेंगे, ये एक डॉटेड लाइन है, बिकॉज एंगल्स ड्रॉ करने के लिए आपको एक बेस की जरूरत तो है ही, तो ये आपकी एक मान लेते हैं एरोप्लेन का बेस है और नीचे आपका क्या है, ग्राउंड है, ठीक। दो स्टोन्स है, एक यहाँ पे पेबल है और दूसरा यहाँ पे दूसरा पेबल है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एरोप्लेन से इन दोनों को ड्रॉ कर लें, मतलब ऐसे ड्रॉ होंगे, हमने दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एक स्टोन एरोप्लेन के राइट में है, दूसरा स्टोन एरोप्लेन के लेफ्ट में है, ठीक। तो जो एरोप्लेन के राइट में है, लाइक सपोज अगर राइट की बात करें तो एरोप्लेन का राइट ये होगा, तो ये कितने डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, ठीक है, और ये डिप्रेशन की बात हो रही है तो ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और दोनों ही स्टोन्स कंजिक्यूटिव डिस्टेंस पे हैं, यानी कि कंजिक्यूटिव किलोमीटर का मतलब एक के बाद एक। सो अगर कोई नंबर एक के बाद एक है, लाइक 2 के बाद 3 आता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 की होती है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करेंगे कि अगर इसके बीच की डिस्टेंस कंजिक्यूटिव किलोमीटर्स की दी गई है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर। तो मीन्स अगर ये x है तो ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। अब दूसरी बात कि भाई अंदर के एंगल पता होना चाहिए, सो यू नो कि भाई ये बेस जो होगा ये ग्राउंड के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम पैरेलल वाली थ्योरम लगा सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सपोज ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, सो ये आपका एंगल क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आपका 60 डिग्री, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसकी प्रॉपर्टी से ये आपके क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो जो ऊपर के एंगल्स है वही आपके यहाँ के एंगल्स हो गए, ठीक। अब हम वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हम बाकी के क्वेश्चंस में करते हैं, बस इतना ही समझना था डिप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ट्रायंगल पे विच इज ट्रायंगल ए जी एस। अब ये ए जी एस क्यों लेंगे भाई, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर होंगे, बेस से कोई भी चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होती है। अब आ जाइए आपका फर्स्ट ट्रायंगल ए जी एस, जिसमें आपका tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए जी अपॉन ए जी
अपॉन बेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दैट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए जी। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप आ जाइए दूसरे वाले ट्राइंगल पे, यानी कि इन ट्राइंगल ए जी पी, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन पी जी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, √3। सो ए जी को ए जी ही रखते हैं बिकॉज ए जी ही आपको निकालना है, और पी जी आपका हो गया x। सो यू हैव ए जी इज इक्वल्स टू √3x। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दे दी, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें से जो x की वैल्यू होगी उसको चाहे यहाँ रख दीजिएगा चाहे यहाँ रख दीजिएगा, यू विल हैव द हाइट ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। अब ये आप क्या कर लीजिएगा, दोनों इक्वेशंस तो मैंने निकाल दी, सब कुछ समझा ही दिया, इससे आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सपोज दिस इज द सी, और यहाँ पे आपका एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से अब आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, दो शिप्स हैं जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब शिप तो आपके सी में ही होंगी, राइट है, तो भाई उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं ऐसे हैं दो, ठीक है। तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है। सो ये शिप है ए, ये शिप है बी, और ये आपकी सी है, और ये आपका टावर है, ठीक है, लाइट हाउस है जो भी है। इफ द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, ओके, सो वी हैव, हम लोगों ने गलत फिगर ड्रॉ कर दिया, अपोजिट साइड है, तो एक शिप को आपको कहाँ मानना पड़ेगा, एक शिप को आपको नेक्स्ट साइड मानना पड़ेगा, लाइक दिस, टावर हाउस के दूसरे साइड, दिस इज बी, ठीक है। सो एक का आपका ये हो गया, तो इधर वाले का हो गया 45 डिग्री। नाउ दिस इज द राइट फिगर, ठीक है। सो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है प्रॉपरली। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपके दोनों शिप्स के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये 30 डिग्री है, सो अब दोबारा समझाने की जरूरत तो है नहीं, 30 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लाइट हाउस की हाइट दी गई है, ठीक है, आपको लाइट हाउस की हाइट दी गई है 75, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सो हम सबसे पहले आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल टी एस बी पे, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री, ओके, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज बी एस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो बी एस आपका आ गया ऑटोमेटिकली 75 में, ठीक है। अब आ जाइए आप अपने दूसरे ट्राइंगल पे, यानी कि इन ट्राइंगल टी एस ए, यहाँ पे आपका tan क्या है, 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है 75, ठीक है, बेस है आपका ए एस। Now you know the value of AS, tan 30 is 1 upon √3 is equals to 75 by AS। यहाँ से आपको AS मिल गया क्या, 75 √3 मीटर, ठीक है। AS मिल गया, BS मिल गया, सो AB आपकी डिस्टेंस है ना दोनों शिप्स के बीच की, सो AB विल बी इक्वल्स टू AS प्लस SB, यानी कि 75 प्लस 75 √3, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 75 प्लस 1 √3 मीटर। So this is the distance between the two ships, right? Okay, let's see next question. From the top of a hill, the angles of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. Okay? So question कह रहा है हिल के टॉप से, यानी कि हिल मान लेते हैं ये है, हिल के टॉप से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर। अगेन रिमेंबर कंसेक्यूटिव यानी कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होगा। ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 35, अब दोनों ही ईस्ट की तरफ है। नाउ यू नो द ईस्ट किस साइड लाइट करता है, इस साइड लाइट करेगा, यानी कि इस साइड, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट इधर होता है, सो दोनों ही ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो एक मान लेते हैं ऐसे, एक मान लेते हैं ऐसे, ये आपका ग्राउंड है, ठीक। अब हिल यानी कि एंगल ऑफ, ये बेस मान ले, तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, 45 डिग्री, ठीक। फ्रॉम द हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, आपको ये हाइट निकालनी है, ये हिल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपके दो स्टोन्स हैं, तो इनको P और इनको Q मान लेते हैं। नाउ क्वेश्चन सेट कि इन दोनों ही स्टोन्स के बीच में डिफरेंस है, दोनों ही स्टोन्स कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स पे हैं, यानी कि इन दोनों की ही बीच की डिस्टेंस क्या होगी,
1 होगी, दोनों स्टोन एक तरफ है। सो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लें? ट्रायंगल पी जी एंड सॉरी एच जी पी या पी एच जी वट, ठीक है, इसको एच मान लीजिए। उसके बाद आपका एंगल क्या दिया है? एंगल आपको 45 दिया है। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आपको h मिल गया बराबर x के। नाउ टेक अनदर ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल एच जी क्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h ही रहेगा, लेकिन बेस आपका अब क्या हो जाएगा? x प्लस 1। यू नो द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से h अपॉन x को h ही मान लेते हैं बिकॉज सेम आ गया। तो यहाँ पे भी आप क्या रख लीजिए? h रख लीजिए। अब h के टर्म्स में क्यों किया? क्योंकि हमें h निकालना है। x निकालना होता तो हम x के टर्म्स में कर लेते। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये हो जाएगा h प्लस 1 इक्वल्स टू √3h। ओके, आप h को उधर लेके चले जाएंगे तो आपको क्या मिला? h कॉमन मिल जाएगा, √3 माइनस 1। तो यहाँ से आपकी हाइट जो आ गई वो क्या आई? 1/√3 माइनस 1। ओके, ये आपका हो गया किसमें? किलोमीटर में। ठीक, अब अगर आप चाहें तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बट अदरवाइज मैं बुक में देख लेती हूँ आपकी बुक में इसका क्या सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन नहीं, सिर्फ आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर दिया है। So in the book, this is question number 10, and it also came in exam in CBSE 2015. So let's see the answer of 10 is, इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, देखिए आंसर तो लगभग मेरा भी सही है, बट हम क्या करते हैं जब भी हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? नीचे से हटा के ऊपर कर देते हैं। ठीक, अदरवाइज यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, कुछ गलत नहीं है। बट मैंने अभी देखा कि किसी क्वेश्चन में बुक में स्क्वायर रूट नीचे था तो उसे चेंज नहीं किया गया, अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली चेंज कर दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आप इतना भी करके आ जाते हो, नहीं हटाते हो नीचे से स्क्वायर रूट, अब हटाने का मतलब होता है रैशनलाइज करना, दैट यू नो, आपको पता है रैशनलाइज कैसे किया जाता है। तो अगर आप इतना भी करके आ जाते हैं तो इट्स राइट, यहाँ तक कि अभी सोल्यूशन पूरा सही है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो आपको अपने ऑप्शन से मैच कराना होता है। अब अगर वहाँ रैशनलाइज करके ऑप्शन दिया होता तो आपको इसके बाद रैशनलाइज कराना पड़ता। ठीक है, बट टिल हेयर ऑल्सो क्वेश्चन पूरा सही है, आगे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last question. A player sitting on the top of a tower of height 20 meter observes the angle of depression of a ball lying on the ground at 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and the ball. Okay, so question कह रहा है कि एक बंदा टावर के टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, एक प्लेयर जो है वो इसी सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टावर और इसकी हाइट आपको दी गई है 20 मीटर। ठीक, और वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बॉल है, ठीक है, द बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने बताया कि 60 डिग्री है। तो अब डिप्रेशन एंगल यहाँ पे होगा, बट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी मैंने इसको डायरेक्ट क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ पे होगा 60 डिग्री, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, बट बता दिया कि ये रीजन है नीचे लिखने का। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो टावर है, ये ग्राउंड है और ये बॉल है, आपको डिस्टेंस निकालनी है फुट ऑफ द टावर से बॉल तक की। सो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड दिस x। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन कहूंगी आज के सेशन का। बस आपको क्या लगानी है? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपको tan 60 मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ यू नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, so you have 20 by x and the answer is 20/√3 मीटर। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अंडर रूट में आंसर आ रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हैं। जब तक आपको ना बोला जाए कि √3 की वैल्यू 1.73 रखिए, तब तक आप वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं। ठीक है, और आपकी एग्जाम्पल्स भी गिवन है। आई वुड सजेस्ट कि ये आपके लिए एक नया चैप्टर है क्लास 10th में, तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको फिगर सही बनाना है, अगर आपने फिगर सही बना लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो इस पे बेस कोई भी क्वेश्चंस प्लीज एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, टेबल जो एंगल वाली टेबल है उसको याद कर लीजिए। हाँ, और ये समझ लीजिए कि कभी अगर आपको हाइपोटेन्यूज, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन था बेस ना देके, तो उस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड वाले रेशियो को हम यूज करेंगे। ठीक है, उस तरीके के अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उसे जरूर सॉल्व करिएगा। राइट,
So let's meet in the next session. Whatever we will have on the chapter, next आपका 6 chapter होगा. I don't know the name, but जो भी होगा हम उस पे सेशन में मिलेंगे. Till then, keep practicing, stay safe, stay healthy.